हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली जो है 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। हाँ, इनके अलावा ये जो है आरपीएससी का 2021 के PYQs हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसका पहला भाग अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। यह पेपर सेकंड से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिंगट मैगुन ने उत्तराधुनिकता के लिए किन तत्वों का उल्लेख नहीं किया है? तो यह ज्ञान और संस्कृति की एक दशा है। सही है। इसमें आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमजोर नहीं होती, मजबूत होती हैं। यह एक ग्लोबल समाज का निर्माण करती हैं। यह भी सही है, वैश्विक विलेज या वैश्विक गांव करके। और यह समाज को आधुनिकता की गिरफ्त से मुक्त कर देती है, अर्थात आधुनिकता के आगे की स्थिति को उत्तराधुनिकता कहते हैं। तो यह भी कथन सही है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा था जिंगट मैगुन ने किन शब्दों का नहीं प्रयोग किया है, तो उन्होंने यह नहीं बताया कि आधुनिक सामाजिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। उन्होंने यह बताया था कि आधुनिक जो सामाजिक संस्थाएं हो वह और मजबूत होती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह सेकेंड होगा। अगला है, किस समाजशास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण में किया है? यहाँ पे तीन चीज मुख्य इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का प्रयोग उत्तर आधुनिक विश्लेषण में किया है तो जीन बॉड्रिलार्ड, जिम मैंगुन या रिचार्ड गोट या जॉर्ज रिटर। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की उत्तर आधुनिकवाद में बात करते हैं जीन बॉड्रिलार्ड। अगला है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है। उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है। उत्तर आधुनिकता स्थानिक कारकों की खोज करती है। उत्तर आधुनिकता में महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांत के पक्षधर हैं। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांतकार के पक्षधर नहीं होते हैं। बाकी आधुनिक उत्तर आधुनिक बहुआयामी होता है, उसमें विखंडनवाद भी दिखाई देता है। उत्तर आधुनिक स्थानिक खोजों पे ज़्यादा ध्यान देता है। अगला है, उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस समाज वैज्ञानिक ने की है? जॉन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, मिशेल फूको, जॉन बॉड्रिलार्ड या जैक्स दरिडा। तो लैंग्वेज गेम्स की जो चर्चा करते हैं वह लियोटार्ड है। अगला है, उत्तर संरचनावादियों में से ज्ञान और शक्ति के बीच के संबंध पर किसने बल दिया है? लेमर्ट, मूलर, लेविस्ट्रास या फूको। तो राइट आंसर है, ज्ञान और शक्ति की बात करते हैं, नॉलेज एंड पावर की बात करते हैं, फूको। अगला है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री सिद्धांत को परिभाषित करते हुए तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिन्हें आनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है? R.K. मर्टन, W.A. वालिस, P.H. कोहेन या तुर्की। तो यह R.K. मर्टन का कहना था कि तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कह सकते हैं जिनमें आनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं के आधार पर निकाला जा सकता है। तो यह समाजशास्त्री सिद्धांत की परिभाषा देते हुए मर्टन ने कहा था। अगला है, जेफ्री अलेक्जेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? प्रतिव्यक्तिवाद, रूढ़िवाद, एकीकरण या आदर्शवाद। तो यह राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण। यह जो क्वेश्चन है बहुत बार कई अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर, टालगट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन या इरविन गॉफमैन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इरविन गॉफमैन। अगला है, संरचनात्मक प्रकार्यवाद में किसने AGIL अर्थात एजिल एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन या लेटेंसी का मॉडल की चर्चा किसने की है?
टालगट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर या इमाइल दुर्खीम। तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद के अंतर्गत एजिल मॉडल का प्रयोग करते हैं पार्सन्स। अगला है जेफ्री अलेक्जेंडर की मुख्य कृतियां हैं नियो फंक्शनलिज्म, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, नियो फंक्शनलिज्म, बियॉन्ड या द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी। तो इनके जो हो जाएंगे वह ए, बी और सी हो जाएंगे। इन्होंने नियो फंक्शनलिज्म की बात की है, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी की बात की है और नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड की बात यह करते हैं। अगला है सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा केंद्रित होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत क्या होता है, सीमित साधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित होता है। यह सुझाव किसने दिया है कि संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व है। तो संघर्ष का समाज में प्रकार्यात्मक महत्व की चर्चा लेविस कोजर करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या कहकर आलोचना की है। रेंडन कॉलिंग्स, लेविस कोजर, राल्फ डेहरन डार्फ या मैक्स वेबर। तो यहाँ राइट आंसर होगा बहुउद्देशीय विश्व की एकल कार की कारण व्याख्या करके जो आलोचना मार्क्स की करते हैं वह मैक्स वेबर है। अगला है किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन विधि, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो जहाँ भी उत्पादन विधि, उत्पादन साधन या उत्पादन के संबंधों की चर्चा हो तो वहाँ पर राइट आंसर हमारा कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कौन सी एक कृति अल्थ्यूजर से संबंधित नहीं है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फॉर मार्क्स, रीडिंग कैपिटल, लेनिन एंड फिलॉसफी द अदर एसेस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है पुस्तक अल्थ्यूजर से नहीं संबंधित है। अगला है किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया है और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का विखंडन किया है। एंटोनियो ग्राम्सी, गेराल्ड ए कोहेन, जॉन एल्टर या जॉन रोमर। तो भाषाई दृष्टि से मार्क्सवाद का आकलन करके उनकी आलोचना करते हैं या आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन करते हैं वह एंटोनियो ग्राम्सी। अभिव्यक्तिशील के युक्तायुक्त का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। गेराल्ड कोहेन, जॉन एल्टर, अल्थ्यूजर या हैबरमास। तो यह भी बहुत बार एग्जाम में कई एग्जामों में पूछा गया है कि अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की चर्चा करते हैं जुर्गेन हैबरमास। अगला है निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना और अंतर विषयनिष्ठ या इंटर सब्जेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करता है। निजात पद्धति विज्ञान, तुलनात्मक पद्धति, प्रघटना विज्ञान या प्रकार्यवाद। तो अल्फ्रेड शूट्स का जो है प्रकटनावाद जो है चेतना और इंटर सब्जेक्टिविटी की चर्चा करती है। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमोनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो चिनॉय एंड हिविट, इमाइल दुर्खीम, टीमा सेप एंड एडमंड हुडसल जो है। आइडियाज ऑफ टू प्योर फिनोमिनोलॉजी के जो लेखक हैं वह एडमंड हर्सल हैं। जॉर्ज रिटर के विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत या घटना क्रियावाद विज्ञान या निजात पद्धति विज्ञान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा निजात पद्धतिवाद है जो कि विवरण तैयार करके लोगों के जगत अर्थात अर्थ के निर्माण के क्रम को प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस एक विचारक ने विखंडन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं विखंडनवाद आपको मिलेगा। तो लेमेट है, दरीदा है, फुको है या गॉडलियर है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जैक्स दरीदा ने विखंडन की चर्चा की है। अगला है जीनोलॉजी या पावर पुस्तक के किस विचारक ने उत्तर संरचनावादी उपागम का प्रयोग किया है। एफ सोसरे, सी एच पैरसे, सी एल स्ट्रास या एम फूको। तो मिशेल फूको की पुस्तक जीनोलॉजी ऑफ पावर है जो इसका उपनाम है। के नाम से भी जाना जाता
है। और इसको डिटेल में आप जानने के लिए आप हमारी जो फूको से संबंधित वीडियोस बनी हुई हैं फुल कॉन्सेप्ट की, उसको देख सकते हैं। हाँ, उसमें इनकी हर पुस्तक की विवेचना की गई है। अगला है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह भी बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है हर एग्जाम में। तो इसके जो राइटर हैं वह पीटर एंड बर्जर और थॉमस लकमैन। अगला है समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक के भागों को अंतर्निर्भरता पर जोर देता है? प्रतीकात्मक संघर्ष, नारीवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या संरचनात्मक अंतःक्रियावाद। तो समाज के जितने घटक या अंग होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे अंतर्निर्भर होते हैं या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है यह मानता है। अगला है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक चिंतक समाज का वर्णन करते हैं भूमिकाओं और संस्थाओं के एक मानक या ढांचे के रूप में, सूक्ष्म स्तर पर अंतःक्रियाओं के एक जटिल जाल के रूप में, संघर्ष, असमानता, अलगाव के स्रोत के रूप में, सामाजिक संबंधों के एक अस्थिर संरचना के रूप में। तो संरचनात्मक प्रकार्यवात्मक चिंतक जो मानते हैं उन्होंने कहा कि समाज का जो निर्माण हुआ है कई अलग अलग भूमिकाओं और संस्थानों के एक ही मानक ढांचे के रूप में हुआ है जो समाज में अपने कार्यों का निर्धारण और समाज को चलाने का कार्य करते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। थ्योरोट तो यहाँ द जॉर्ज रिस्टर की जो पुस्तक हो जाएगी तो जॉर्ज रिस्टर बात करते हैं मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जेफ्री अलेक्जेंडर बात करते हैं, एक मिनट रुकिए, जेफ्री अलेक्जेंडर बात करते हैं थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। टालगट पार्सन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, बहुत बार पूछी गई है। और निकोलस लुकमान ए रिस्क आ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 हमारा जो है ऑप्शन थर्ड में सही है। अगला है किसने कहा कि नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? तो नव प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत के बजाय एक प्रवृत्ति मानने का कहने का श्रेय है अलेक्जेंडर और कोलमी को जाता है। अगला है जेफ्री अलेक्जेंडर द्वारा नव प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन सी रही हैं? बहुआयामी, वामपंथी झुकाव, प्रजातांत्रिक विश्लेषण, संघर्ष की नजर अंदाजगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगी, उन्होंने कहा बहुआयामी होता है, वामपंथी झुकाव देखने को मिलता है, प्रजातांत्रिक विश्लेषण की जो है चर्चा जेफ्री अलेक्जेंडर करते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। लेविस कोजर प्रसिद्ध है संघर्षात्मक प्रकारवाद की चर्चा के लिए। होरोजोवित्स प्रसिद्ध है नवीन आमूल चूल परिवर्तनवादी के रूप में जाने जाते हैं। डहरनडार्फ जाने जाते हैं द्वंद्वात्मक संप्रदायवाद या द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र। और जुर्गिन हैबरमास जाने जाते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल या आलोचनात्मक संप्रदाय से। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद हमारा 4 और लास्ट में 2। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोजर के सामाजिक संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रघटना है, संघर्ष से विनाश होता है, संघर्ष के कुछ सकारात्मक कार्य हैं, संघर्ष से समाज परिवर्तन हो सकता है। तो कोजर केवल और केवल विनाश की चर्चा नहीं करते हैं, कोजर बात करते हैं संघर्ष के प्रकार्यवाद की, अर्थात समाज संघर्ष प्रकार्यात्मक होता है समाज से के लिए, अर्थात संघर्ष के माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है जो समाज के लिए प्रकार्यात्मक कार्य करता है। जैसे कुछ प्रथाएं और रूढ़ियाँ टूट जाती हैं, जैसे सती प्रथा को लेकर भारतीय समाज में देखने को मिलता है, उसके लिए व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय और कई अन्य ने उनके मदद की और संघर्ष किया जिससे उस कुप्रथा में परिवर्तन आया।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष के सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? तो यहाँ पूछा है संघर्ष के सिद्धांत के बौद्धिक मूल स्रोत, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, C.H. कुले, चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। किसने स्वयं संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहलाना पसंद किया है? एंथनी गिडिंग्स, जुर्गेन हैबरमास, लुईस अल्थ्यूजर या एंटोनियो ग्राम्सी? तो वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहलाना पसंद करते हैं लुईस अल्थ्यूजर। अगला है, इनमें से कौन से हैबरमास के बारे में सच नहीं है? तो हैबरमास नव मार्क्सवादी थे, वह शिकागो स्कूल के विचारक नहीं थे, वह फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो शिकागो स्कूल मुख्यतः नगर के अध्ययन के लिए जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ राइट आंसर जो होगा वह सेकंड होगा। इनके अलावा जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से हैबरमास जुड़े थे, समाजशास्त्र का आलोचनात्मक संप्रदाय की भी ये चर्चा करते हैं या जुड़े हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने घटनावादी सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई है? हर्बर्ट शुट्ज, जुर्गेन हैबरमास, हैरोल्ड गोल्डफिंकल या एडमंड हुर्सल? तो मुख्यतः घटनावादी विकास के संदर्भ में जाने जाते हैं एडमंड हुर्सल और अल्फ्रेड शुट्ज। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए और डी। अगला है, किसने कहा कि शब्द सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और सामाजिक रूप से ही समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं? दुर्खीम, बर्जर, गॉफमैन, हर्सल? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पीटर बर्जर का कथन है कि जो शब्द होते हैं वह सामाजिक रूप से ही निर्मित होते हैं, अर्थात शब्द का समाज जब मान्यता देती है तभी उसका जो है कुछ अर्थ निकलता है। अगर समाज मान्यता ही नहीं देती तो उसका अर्थ समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। अगला है, किसने पहली बार एथोडोमेथोडोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? हैबरमास, गॉफमैन, शुट्ज या गॉर्फिंकल? तो प्रघटना शास्त्र या घटनावादी समाजशास्त्री सिद्धांत से प्रभावित होकर हेराल्ड गॉर्फिंकल ने उसकी एक शाखा के रूप में रोजमर्रा या दिन प्रतिदिन के अध्ययन के लिए जो है एथोडोमेथोडोलॉजी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला है, फ्रेम एनालिसिस अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? टॉलगट पार्सन, एंथनी गिडिंग्स, इरविन गॉफमैन या अल्फ्रेड शुट्ज? तो फ्रेम एनालिसिस जो बात करते हैं अवधारणा की वह इरविन गॉफमैन है। अगले हैं, निम्न में से एथोडोमेथोडोलॉजी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? आत्मवाचक क्रिया और अंतःक्रिया, संदर्भिता का अर्थ, संदर्भ की अनभिज्ञता या भावनात्मक तटस्थता? तो एथोडोमेथोडोलॉजी के प्रमुख तत्वों में आत्मवाचक क्रिया और अंतःक्रिया और संदर्भिता के अर्थ को जाना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए और बी होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार किसका है? उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद। तो समाजवादी जो नारीवाद थे वह मार्क्स के सिद्धांतों पर ही इससे प्रभावित थे कि मार्क्स ने जैसे कहा है कि पूंजीवाद के बाद समाजवाद या साम्यवाद आएगा, उसी तरह इनका भी मानना है कि आर्थिक असमानताओं को कम करके हम नारीवादी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात खत्म करके एकदम से। अगला है, बेकर और सारा कांता दास के अनुसार निम्न में से सामाजिक अनुसंधान के कौन से सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? पुष्टिकरण, सामाजिक समस्याओं का समाधान, मिथ्याकरण या संशोधन? तो इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक समस्याओं का समाधान जो है सामाजिक अनुसंधान का जो है वो नहीं है बेकर और सारांटा क्रॉस के अनुसार। पुष्टिकरण उनकी मिथ्याकरण को झुठलाना और संशोधन करना ये जो है सामाजिक अनुसंधान का कार्य है। वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन, व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासी पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या सर्वेक्षण पद्धति। तो जब हम किसी एक समुदाय, समूह या विशेष पे केंद्रित करके अध्ययन करते हैं संगठन पे, तो उसे हम एकल या केस स्टडी अध्ययन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अगला है मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि वांछनीय है। यह विचार किसका है? गुडनर, वेबर, मिल्स या वाइसवर्थ। यह है गुडनर या गोल्डनर कह सकते हो। इनका मानना है कि जो मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, लेकिन यद्यपि यह जरूरी भी है। अगला है किसके अनुसार एक सैद्धांतिक प्रतिरूप मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित घटनाओं के समूहों का अवधारणीकरण है, जहां अंतिम उद्देश्य शब्दों, प्रतिस्थापनाओं और संबंधों की स्थापना है, जो यदि पुष्ट हो जाए तो सिद्धांत बन जाता है। अर्थात जिसकी पुष्टि होने के बाद जो है सिद्धांत वह बन जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह मर्टन होगा। मर्टन का जो है कथन है कि अगर हम किसी सैद्धांतिक प्रतिरूप के मूल सिद्धांत के माध्यम से निर्मित जो घटनाओं हैं, घटनाओं को हम एक अवधारणा के रूप में, अर्थात उनकी एक समूह बना के उनको एक अवधारणा का दे दें, और जिसके बाद उनके संबंधों की प्रतिपुष्टि, अर्थात किस प्रकार उनका एक दूसरे से जुड़ाव है, उसकी व्याख्या की जा सकती है, तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। अर्थात स्पष्ट शब्दों में इनका कहने का प्रयास है कि घटनाओं के समूह के अवधारणीकरण की प्रक्रिया को हम सिद्धांत कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचार पद्धति व्याख्यात्मक रूप से निर्देशन का उदाहरण नहीं है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, निजात पद्धति शास्त्र, मार्क्सवाद या प्रघटनाशास्त्र। तो मार्क्सवाद का जो मानना है कि अचानक से क्रांति आएगी और परिवर्तन होगा, तो यह विचार पद्धति जो है व्याख्यात्मक रूप में इसका नहीं होता है, यह अचानक की बात करता है। तो यह राइट आंसर थर्ड होगा, मार्क्सवाद। अगला है सिद्धांत के विकास के चरण। तो सिद्धांत के जो विकास के चरण हैं, पहले तो प्रस्थापनाएं देना, प्रस्थापनाओं के बीच के संबंधों का अनुभव एवं परीक्षण करना, अर्थात परिकल्पना। पहले समस्या का निर्धारण, फिर परिकल्पना का निर्धारण, फिर किस प्रकार से उनके बीच संबंध क्या स्वरूप होते हैं उनका वर्णन करता, अर्थात परिकल्पना का व्याख्या करना या वर्णन करना। उसके बाद लास्ट में जो है उनका जो है निष्कर्ष निकालना था, संबंधों के स्वरूप की व्याख्या करना कि हमें ये चीज प्राप्त हुई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा ये हो जाएगा ABCD। अगला है किसी घटना के कारणों या क्यों कारण से संबंधित होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान या नैदानिक अनुसंधान। तो क्योंकि जो खोज करता है वह व्याख्या करने का, अर्थात ऐसा क्यों होता है उसकी व्याख्यात्मक अनुसंधान के माध्यम से होता है। और जहाँ क्या की बात हो जाए वहाँ पे वर्णनात्मक अनुसंधान होगा। जिकमंड के अनुसार अन्वेषणात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान नहीं है, स्थिति का निदान, पथ निर्देशन का अध्ययन, विकल्पों की जांच करना या नवीन विचारों का खोजना। तो अन्वेषणात्मक खोज जो है वह उसमें स्थिति का निदान नहीं होता है। स्थिति का निदान हमारा किसमें होता है? स्थिति के निदान के लिए हमें कार्यात्मक अनुसंधान होता है और एक अप्लाइड रिसर्च होता है। दो रिसर्चों के अंदर जो है स्थिति, एक तत्कालिक स्थिति के निदान में कार्यात्मक का होता है और मतलब अस्थायी स्थिति के निदान के लिए जो है वह अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग होता है, जिसमें अन्वेषणात्मक अनुसंधान के जो सिद्धांत आए हुए होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके अप्लाइड रिसर्च किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ एक हो जाएगा। कुछ अवलोकित घटनाओं को स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है। सिद्धांत है, प्रकल्पना है या प्रस्थापना है या चर है। तो अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या को जब आंतरिक करके एक समूह बना दिया जाता है तो वह सिद्धांत कहलाते हैं, जैसा कि ऊपर अभी हमने मर्टन की परिभाषा में देखा। अगला है प्रकल्पनाओं के निर्माण के मापदंड होते हैं। तो प्रकल्पनाओं के निर्माण के मापदंड होते हैं। प्रकल्पना अनुभव या परीक्षण योग्य होनी चाहिए, सही है। प्रकल्पना कथन विरोधाभासी नहीं होना चाहिए, यह भी कथन है कि आप का
विषय कुछ और है, परिकल्पना अब कुछ अलग उसके विपरीत बना देते हैं, तो वह विरोधाभासी नहीं होना चाहिए, अर्थात उससे मिलता जुलता होना चाहिए, यह भी सही है। अगला है यह स्पष्ट, अस्पष्ट और गैर विशिष्ट होनी चाहिए, नहीं, स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए। जिन जिन चरों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है उनका विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, तो यह भी सही है। तो परिकल्पना के संबंध में 3 कथन चाहिए। पहला, उनका अनुभव योग्य परीक्षण होना चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए। दूसरा, वह विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। तीसरा जो है वह स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए, यहाँ पे अस्पष्ट और गैर विशिष्ट दिया इसलिए यह गलत है। और चौथा जो है, उनके जो संबंध होने के बीच संबंध होनी चाहिए वह विशेष उल्लेख अर्थात विशेष रूप से स्पष्ट होने चाहिए। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर होते हैं, एक दूसरे से सतत संबंधित, एक दूसरे से संबंधित नहीं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित, या एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य परिकल्पना जो होती है वह एक दूसरे के साथ चरों के संबंधित न होने की बात करता है। अगला है, प्रकल्पना के परीक्षण के लिए प्रकल्पना निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? थियोडोरसन, सिंगलटन और स्ट्रेस, गुडेम हार्ट, ब्लैक चैपिन। तो यहाँ राइट आंसर जो है वह सिंगलटन और स्ट्रेस, इन्होंने जो है प्रकल्पना निगमन विधि को उल्लेख किया है। अगला है, वह घटक जिसके आधार पर हम समिष्टि में से प्रतिदर्श लेते हैं। प्रतिदर्श अंश, प्रतिदर्श विषेक, प्रतिदर्श ढांचा या प्रतिदर्श के घटक। तो जहाँ पर हम घटक लेते हैं उसे प्रतिदर्श विशेषक कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है? अर्थात प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट तालिकाएं या स्नो बॉल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा स्नो बॉल या चयन निदर्शन जो होता है वह नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आता है या गैर प्रतिदर्श के संदर्भ में होता है। तो यह राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्श का स्वरूप नहीं है? तो भी हम प्रोबेबिलिटी की अवधारणा ऊपर देखें और यहाँ पे पूछा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सा है? तो सुविधा प्रतिदर्श चयन, सउद्देश्य प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन या समूह प्रतिचयन। तो समूह प्रतिचयन जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो यहाँ पूछा नहीं है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। जबकि सुविधा मूलक प्रतिदर्श, उद्देश्य प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, चयन, स्नोबॉल सैंपलिंग या चैन सैंपलिंग, ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी या गैर संभावना प्रतिदर्श की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला है, किसने कहा है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है और इसे अंतिम प्रामाणिकता की जांच के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है? नेल्सन एंड एंडरसन, गुडेम हार्ट, बोगार्ट, पीवी यंग। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गुडे और हार्ट का कथन है कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है, उसका अंत उसकी प्रामाणिकता की जांच के लिए भी उस अवलोकन आवश्यक होता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला है, अवलोकन की विशेषता है गैर अनुभवजन्य अध्ययन, वैज्ञानिक सुनिश्चितता, प्रत्यक्ष विधि या निष्पक्षता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अनुभवजन्य अध्ययन होगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बी, सी, डी, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला है, तथ्य के संकलन की कौन सी प्रणाली कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है? अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति या विषय वस्तु। तो कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग अवलोकन में सर्वाधिक होता है। अगला है, साक्षात्कार को किसने उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा है? तो साक्षात्कार को उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप बिघम एवं मुरे कहते हैं। अगला कथन है, ब्लैक और चैपिन के अनुसार साक्षात्कर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध होते हैं। तो साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच संबंध जो होते हैं अस्थायी होते हैं
और सहभागी अजनबी के रूप में मिलते हैं, अर्थात जब काम खत्म हो गया, इंटरव्यू खत्म हो गया, दोनों के बीच का संबंध भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। अगला है सामाजिक वैज्ञानिकों ने औपचारिक, नियंत्रित तथा निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग किया है। असंरचित साक्षात्कार के लिए, अर्ध संरचित साक्षात्कार के लिए, केंद्रित साक्षात्कार के लिए या संचरित साक्षात्कार के लिए। तो औपचारिक, नियंत्रित और निर्देशित साक्षात्कार शब्दावली का प्रयोग होता है संरचित साक्षात्कार के लिए। अगला है साक्षात्कार अनुसूची में डैश 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 प्रश्न वह होता है जिसमें उत्तर 2 या 2 से अधिक श्रेणियों में होते हैं, फिर भी श्रेणियों का कोटिक्रम नहीं होता, अर्थात कोई क्रम नहीं होता है। 2 प्रश्न होते हैं, 2 या से अधिक विकल्प भी हो सकते हैं, लेकिन उनका क्रम जो है सुनिश्चित नहीं होता है, तो उसे क्रम सूचक कहेंगे। नामिक अंतराल या निस्यंद या छनना कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह नामिक होगा, क्योंकि उनके नाम तो रख दिए जाते हैं लेकिन उनका कोई क्रम, आर्डर या निर्धारण नहीं होता। और जहाँ पे क्रम का निर्धारण होगा वहाँ क्रम सूचक होगा, और अर्थात एक सीक्वेंस होगा, और जब बीच बीच में एक समान दूरी होगी तो वहाँ पे अंतराल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह सेकंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों में शोधकर्ता के प्रश्नावली का निर्माण करते समय बचना चाहिए? संदिग्धता प्रश्न, अमूर्त प्रश्न, संवेदनशील प्रश्न, स्पष्ट और असंदिग्ध प्रश्न। तो प्रश्नावली में संदिग्ध प्रश्न नहीं होने चाहिए, अमूर्त प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, और संवेदनशील प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। और यहाँ पे स्पष्ट और असंदिग्ध प्रश्न होना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का निर्माण जो करेंगे हम वह स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। तो ए, बी, सी राइट आंसर है। तो हमें इनसे बचना चाहिए, न तो संदिग्ध प्रश्न लेना चाहिए प्रश्नावली में, न ही अमूर्त प्रश्न और न ही संवेदनशील प्रश्न। अगला है गार्डनर के अनुसार विषय वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। तो गार्डनर के अनुसार जो विषय वस्तु की विशेषताएं हैं वह व्यक्तिनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होती हैं, और व्यवस्थित, समानता और परिमाणन होता है। तो बी, सी, डी होगा यहाँ पे। अगला है अवधारणात्मक शब्दों के समूह को एकत्रित किए गए शब्दों के विश्लेषण में अनुसंधान प्रकल्पना में चरों को बनाते हैं वह कहलाता है। शब्द गणना, शब्द अवधारणात्मक विश्लेषण, शब्दार्थ विश्लेषण या मूल्यांकनात्मक विश्लेषण। तो यहाँ राइट आंसर होगा अवधारणात्मक विश्लेषण। अवधारणात्मक शब्दों में समूह में एकत्रित किए गए जो भी शब्द होते हैं उनका जब विश्लेषण किया जाएगा या उनके आधार पर जो अनुसंधान प्रकल्पना बनाई जाती है तो उसका अवधारणात्मक विश्लेषण से संबंध होता है। अगला है सरलता कोश के अनुसार वर्णनात्मक, संवर्गी और गहनता के विश्लेषण स्वरूप है। तो संदर्भगत विश्लेषण के अंतर्गत इन्होंने वर्णनात्मक, संवर्गी और गहनता की चर्चा की है। अगला है निम्न में से विषय वस्तु विश्लेषण के लिए कौन सा एक आधार सामग्री का स्रोत नहीं है? पुस्तकें, अभिलेख, दस्तावेज या क्षेत्र सर्वेक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र सर्वेक्षण जो है विषय वस्तु विश्लेषण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके आधार अखबार, पत्रिकाएं, अभिलेखन, दस्तावेज ये सब जो है विषय वस्तु विश्लेषण की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगला है आर रेडक्लिफ ब्राउन जो है निम्नलिखित संबंध में क्षेत्रफल किन क्षेत्रों से संबंधित था? मुरिया, टोडा, टोबरियान द्वीपवासियों या अंडमान द्वीप समूह। तो राइट आंसर होगा ब्राउन जो संबंधित थे उन्होंने अंडमान द्वीप समूह के आदिवासियों का अध्ययन किया। बर्जर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन विधि में प्रयोग लाने के कारण है प्रकल्पनाओं का निर्माण, अवधारणाएं बनाना, साक्ष्यों की श्रृंखला बनाना या चरों को परिभाषित करना। तो प्रकल्पना का निर्माण होगा, अवधारणा बनाना और चरों को परिभाषित करना जो है बर्जर के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन विधि में प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। अगला है ब्रेल्सन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक के संप्रेषक को अभिव्यक्ति सामग्री के वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता
है। साक्षात्कार अनुसूची, विषय वस्तु विश्लेषण, अवलोकन या मौखिक इतिहास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा विषय वस्तु विश्लेषण, जिसमें वस्तुपरक, मात्रात्मक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि सहभागी अवलोकन का तथा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। तो जहाँ पर व्यक्ति सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार करता है वह निजात या संस्कृति के अध्ययन से संबंधित होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।